कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में खुलता है। किसके द्वारा खुल रहा है? पाइप के द्वारा। उस पाइप का क्या नाम है? तीसरा लुस्का और मेगेंडी क्या है? तो ये पाइप है। अब ये पाइप जाके दिमाग में गिर रहा है तो इस पाइप का नाम दे दिए फोरामेना ऑफ मेगेंडी, और ये पाइप जाके स्पाइनल कोड में गिर रहा है तो इसका नाम दिए फोरामेना ऑफ लुस्का। बनता कहाँ पर है? तो वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कौन बनाता है? तो क्रोइड प्लेक्सस। ये क्रोइड प्लेक्सस किससे मिलके बनता है? तो इपिडाइमल सेल से। अब ये इपिडाइमल सेल क्या है? तो ये है गिलियल सेल। गिलियल सेल नंबर में 5 होते हैं। ओ का मतलब होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस का मतलब होता है स्वान सेल, ए का मतलब होता है एस्ट्रोसाइट, एम का मतलब होता है माइक्रोगिलियल सेल, और ई का मतलब हो गया इपिडाइमल सेल, जो कि हम लोग के वेंट्रिकल में बनाता है सीएसएफ को। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे हाइड्रोसिफेलस को। इसके पहले वीडियो में हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, बहुत सारे डिजीज पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, ये कोई पेशेंट को हो गया तो इसका क्या कारण है होने का, क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखता है, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से रिलेटेड इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप लोग को बता देंगे कि इस टॉपिक से कहाँ कहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है अब तक। हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे हाइड्रोसिफेलस। ठीक, देखिए हाइड्रोसिफेलस दो शब्द से मिल के बना हुआ है। एक है हाइड्रो और एक है सिफेलस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और सिफेलस का मतलब होगा हम लोग का ब्रेन। क्या होगा? ब्रेन, यानी कि वाटर इन ब्रेन, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोसिफेलस। ध्यान से समझना, हाइड्रोसिफेलस दो शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, और सिफेलस का मतलब ब्रेन, यानी कि वाटर इन ब्रेन। लिखना होगा तो लिखना कि वाटर इन ब्रेन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोसिफेलस। लेकिन ब्रेन का जो वाटर होता है उस वाटर को हम लोग कहते हैं सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म लिखना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ध्यान से समझना, हम लोग का डिफिनेशन बन गया। हाइड्रोसिफेलस दो शब्द से मिलके बना हुआ है। हाइड्रो का मतलब वाटर, और सिफेलस का मतलब ब्रेन, यानी कि वाटर इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर हम लोग का जो भी वाटर बढ़ गया उसको बोल देंगे हाइड्रोसिफेलस। लेकिन ब्रेन के अंदर जो वाटर होता है उसका नाम है सीएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि सीएसएफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्रेन में, उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोसिफेलस। इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ, लिखिएगा क्या चीज़? एक्यूमुलेशन का मतलब जमाव, एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन द ventricles of the ब्रेन। और यहाँ पे सीएसएफ में इसको घेर के लिखिएगा कि सीएसएफ जो एक्यूमुलेशन होगा ये लार्ज अमाउंट में होगा। कैसा होगा? लार्ज अमाउंट कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सीएसएफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ब्रेन में ठहर जाएगा, उसी को बोलेंगे हाइड्रोसिफेलस। ये डिफिनेशन समझ रहे ना, एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वेंट्रिकल में सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोसिफेलस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि वेंट्रिकल क्या है? ये वेंट्रिकल क्या है? चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, वेंट्रिकल वो जगह होता है
जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, बनता है, उसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कहाँ पे होता है? तो ब्रेन के अंदर एक जगह है, एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। ये नंबर में 2 होते हैं। नंबर में कितने हो गए? सॉरी, नंबर में 4 होंगे। नंबर में कितने होंगे? 4 हो गए। ये हो गए राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आगे चल के खुलेगा। आगे चल के खुलेगा किस में? थर्ड वेंट्रिकल में। और ये थर्ड वेंट्रिकल आगे चल के खुलेगा किस में? फोर्थ वेंट्रिकल में। और ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या करेगा कि ये फोर्थ वेंट्रिकल ये सीएसएफ को सप्लाई कर देगा अलग अलग बॉडी के जगह पर। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, उसके बाद हम लोग के ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में जाएगा कहाँ? ये वेंट्रिकल होता कहाँ है? तो ब्रेन के ऊपर होता है, लेकिन ब्रेन में चाहिए ना, तो ये जो डक्ट है इसको हम लोग पाइपलाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइपलाइन के सिस्टम के द्वारा ये सीएसएफ का फ्लो होता है। इसमें सीएसएफ क्या होगा? अपना फ्लो करेगा, इसमें सीएसएफ फ्लो होगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके जगह से क्वेश्चन आएगा। देखो कहाँ से, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल है? थर्ड वेंट्रिकल। और ये है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, ये टोटल लिख देते हैं वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन बनेगा कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में खुलता है। किसके द्वारा खुल रहा है? पाइप के द्वारा। उस पाइप का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकुलो एक्विडक्ट। क्या चीज़? एक्विडक्ट। इसको याद रखिएगा, इंटरवेंट्रिकुलो एक्विडक्ट। जबकि थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में खुलेगा जिस पाइप के थ्रू, उस पाइप का नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या चीज़? सेरिब्रल एक्विडक्ट। इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये फोर्थ वेंट्रिकल आ गया। वेंट्रिकल कितने होते हैं भैया? तो नंबर में 4 होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं। नंबर कौन कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। ये हार्ट वाला वेंट्रिकल नहीं है, ये ब्रेन का वेंट्रिकल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए, फोर्थ वेंट्रिकल तक हम लोग पहुँच गए। सीएसएफ कहाँ गया? फोर्थ वेंट्रिकल में। लेकिन अभी तक सीएसएफ ये जगह में बना है, एरिया में, कोई बंद जगह में बना है। ये सीएसएफ कहाँ है? ये बंद एरिया है। अभी ब्रेन में जाना बाकी है। मान लो कि ये हम लोग का ये ब्रेन हो गया, तो यहाँ पर सीएसएफ का आना बाकी है और ब्रेन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाना बाकी है। अभी एक बंद एरिया में बना है, उसके बाद ये पाइप द्वारा ओपन होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ से क्या आएगा कि ये 3 गो पाइप निकलता है। कितना पाइप? एगो ये पाइप हो गया, और ये एगो हो गया ये बीच वाला, और ये हो गया। 3 गो यहाँ से पाइप निकलता है। और ये तीनों पाइप का नाम एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला ये जो पाइप है, इसका नाम होता है फोरामेना ऑफ लुस्का। फोरामेना ऑफ लुस्का। और ये भी हो गया फोरामेना ऑफ लुस्का। और ये जो बीच वाला है, इसका नाम हो जाएगा मेगेंडी। फोरामेना ऑफ मेगेंडी। अब ध्यान से समझो, जो लुस्का है वो तो जाके खुलेगा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में लुस्का कहाँ खुलेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। जबकि मेगेंडी कहाँ पर जाएगा भैया? ब्रेन में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? ब्रेन में। और यही आता है कि फोरामेना ऑफ लुस्का कहाँ पर जाके खुलता है और फिर फोरामेना ऑफ मेगेंडी कहाँ पर खुलता है। तब कहेंगे ये फोरामेना लुस्का और मेगेंडी क्या है? तो ये पाइप है। अब ये पाइप जाके दिमाग में गिर रहा है, तो इस पाइप का नाम दे दिए फोरामेना ऑफ मेगेंडी। और ये पाइप जाके स्पाइनल कॉर्ड में गिर रहा है, तो इसका नाम दिया फोरामेना ऑफ लुस्का। पाइप का नाम दे दिया गया है जगह के स्थान के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप लोग को हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, इसी के अंदर सीएसएफ बनता है। तो बनता कैसे? थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। सीएसएफ बनता है इसके अंदर ऐसे, सीएसएफ फॉर्मेशन होता है भैया, इसके अंदर ऐसे लाइनिंग होता है। क्या है? इसके अंदर लाइनिंग है, जिस लाइनिंग को हम लोग कहते हैं क्रोइड प्लेक्सस। क्या कहते हैं उस लाइनिंग को? उस लाइनिंग को कहते हैं
क्रोवाइड प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है जाल, क्रोवाइड प्लेक्सस, जो कि सीएसएफ बनता है। जहाँ पर ये आता है कि सीएसएफ फॉर्मेशन साइट का नाम बताओ तो वो होता है क्रोवाइड प्लेक्सस। यहाँ पे बनता है सीएसएफ। और ये क्रोवाइड प्लेक्सस क्या है, तो एक जाल, ये जाल जो बना ये है क्रोवाइड प्लेक्सस, जो कि सीएसएफ बनाता है। लेकिन इस क्रोवाइड प्लेक्सस को कौन बनाता है, ये कैसे बनता है, तो ये बनता है इपिनडाइमल सेल के द्वारा। किसके द्वारा, इपिनडाइमल सेल के द्वारा। और ये इपिनडाइमल सेल क्या है, तो ये एक है न्यूरोगिलियल सेल। ये क्या है, गिलियल सेल है। गिलियल सेल आप लोग को बताए थे कि संख्या में 5 होता है, जिसका ट्रिक बताए थे ओ सेम। क्या चीज़ बताए थे, ओ सेम। और ये लास्ट में जो ई बताए हैं, इसी का मतलब होता है इपिनडाइमल सेल। इपिनडाइमल सेल, इपिनडाइमल सेल क्या करता है, तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को के लाइनिंग को बनाता है, ताकि क्रोवाइड प्लेक्सस बन पाए। ये प्लेक्सस बनने के लिए ये मदद करता है सेल। ये सेल मदद कर दिया, प्लेक्सस जब बन गया तो ये सेल नहीं फॉर्मेशन करेगा, सीएसएफ का बनाएगा। उसका अब अलग से मैकेनिज्म आ जाएगा कि बनता कैसा है, वो हम लोग को नहीं जानना है। ये जाने कि बनता कहाँ पर है, तो वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कौन बनाता है, तो क्रोवाइड प्लेक्सस। ये क्रोवाइड प्लेक्सस किससे मिलके बनता है, तो इपिडाइमल सेल से। अब ये इपिडाइमल सेल क्या है, तो ये है गिलियल सेल। गिलियल सेल नंबर में 5 होते हैं। ओ का मतलब होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस का मतलब होता है स्वान सेल, ए का मतलब होता है एस्ट्रोसाइट, एम का मतलब होता है माइक्रोगिलियल सेल, और ई का मतलब हो गया इपिनडाइमल सेल, जो कि हम लोग के वेंट्रिकल में बनाता है सीएसएफ को। ये हम लोग जान गए इसका मैकेनिज्म। अब समझिए कि इसका कारण क्या है, मतलब किस कारण की वजह से ये हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। तो ये समझो, हम लोग क्या बोले अभी इसके डिफिनेशन में कि एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होगा हिंदी में, जमाव। जमाव कहने का मतलब कि सीएसएफ जो है बाहर बह रहा है, आके सगरो चल जा रहा है, वो नहीं जा पा रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी। मान लो कि यही पर रास्ता ब्लॉकेज हो गया, सीएसएफ इसमें भर गया, ओवरलोड हो जाएगा, तो भरत भरत क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसी को बोल दिया हाइड्रोसिफिलस। मान लो या तो रास्ता जाम हो गया, ध्यान से समझो, ये रास्ता जाम हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्रोवाइड प्लेक्सस बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाए। सीएसएफ क्या करे, बेहार्ड बनाए, एकदम अनकंट्रोल बनाए। क्रोवाइड प्लेक्सस क्या बनेगा, सीएसएफ। ये हो सकता है कारण समझो, पहला रास्ता जाम हो गया, दूसरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना रहा है, तीसरा क्या होगा कारण, दो को कारण बता दिए, पहला जाम हो जा रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बना रहा है। तीसरा कारण क्या होगा कि ये जो बन रहा है सही से बन रहा है, एकदम नॉर्मल अमाउंट में। नॉर्मल अमाउंट में फ्लो भी इसका ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन ये जहाँ पर खुल रहा है, ब्रेन में खुल रहा है, जाकर स्पाइनल कोड में खुल रहा है, वहाँ पे अच्छा तरीका से एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। और हम भेज रहे हैं, माल सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो वापस क्या करेगा, तुमको रिटर्न करेगा, कहेगा कि अभी तक हमारा पुराना वाला माल ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो इसको हम कहाँ से लेंगे। तो क्या करेगा, यहाँ से बैक फ्लो दे देगा। एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या करेगा, बैक फ्लो देगा। फिर यहाँ में सीएसएफ आके इस पाइप को क्या कर देगा, फुला देगा। तो इसका मेन कारण 3 होता है। तो इसका कॉजेज यहाँ पे लिखिएगा, कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलस। कॉजेज में लिखिएगा, पहला कारण ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा फ्लो ऑफ सीएसएफ में, या फिर हो जाएगा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा सीएसएफ का, ये भी हो सकता है। और अगला क्या हो जाएगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ये भी एक कारण हो जाएगा कि यह चीज़ का।
हाइड्रोसिफेलस का। यहाँ तक पहले समझिए, उसके बाद हम लोग इसका कॉजेज जानेंगे तो टाइप्स को जानेंगे, इसको मिटाकर। तो इसको पहले समझ लीजिए अच्छा से, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। हम बताएं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस होता क्या है? तो हाइड्रो का मतलब वाटर, सिफेलस का मतलब ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर वाटर का भर जाना ही क्या कहलाएगा? हाइड्रोसिफेलस। लेकिन ब्रेन का जो वाटर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन द वेंट्रिकल ऑफ द वाटर। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस के बीच में एक शब्द आ गया जिसका नाम है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल क्या होता है? तो ये एक ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में क्या है? एक जगह है जहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। वेंट्रिकल क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया कि नंबर में कितने होते हैं, तो कहेंगे कि 4 नंबर में होते हैं। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। नंबर में कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन ये जो CSF है बनता कहाँ पर है? तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में बन के आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ के बाद फोरामिना ऑफ मैगेंडी और फोरामिना ऑफ लुस्का के द्वारा ब्रेन और स्पाइनल कोड में अच्छे तरीक़ा से भेज दिया जाएगा। उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलो फोरामिना या फिर एक्विडक्ट। इंटरवेंट्रिकुलो यहाँ पर एक्विडक्ट लिखिए, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फोरामिना, एक्विडक्ट लिखिए या फिर फोरामिना। इसके द्वारा थर्ड वेंट्रिकल में खुलता है। वेंट्रिकल में एक पाइप, ये क्या है? पाइप है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में किसके थ्रू खुलता है भैया? तो कहेंगे कि इंटरवेंट्रिकुलो फोरामिना। और थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में किसके मदद से खुलता है? तो कहेंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम आप लोग को दे देंगे कि थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल में किसके मदद से खुलता है? तो सेरिब्रल एक्विडक्ट। लेकिन से ये तो फोर्थ तक आ गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ब्रेन और स्पाइनल कोड तक कैसे जाएगा भैया CSF? तो हो जाता है से ये फोरामिना ऑफ लुस्का और फोरामिना ऑफ मैगेंडी। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल फ्लो। CSF बनता कहाँ है? तो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। बनाता कौन है? तो क्रोइड प्लेक्सस। क्रोइड नाम हो गया, प्लेक्सस का मतलब जाली। ये जो जाली बना है इसी को बोल दिए प्लेक्सस। ठीक, अब ये क्रोइड प्लेक्सस को कौन बनाता है? तो ये सेल से न मिल के बनेगा, क्योंकि हम लोग का जितना भी बॉडी है, ये नाखून भी है तो नाखून भी सेल से मिल के बना है। तो बॉडी का सब पार्ट सेल से मिल के बना है, तो क्रोइड प्लेक्सस भी एक सेल से मिल के बना होता है, जिस सेल का नाम है इपिंडाइमल सेल। इपिंडाइमल सेल क्या है? तो यह है एक न्यूरोगिलियल सेल। न्यूरोगिलियल सेल क्या होता है? तो ब्रेन का या फिर नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोगिलियल सेल। नंबर में 5 होते हैं, जिसका ट्रिक है ओ सेम। ओ के मतलब ओस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल और इपिंडाइमल सेल। ये यही इपिंडाइमल सेल इसको बनाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जाने की कारण क्या है ये हाइड्रोसिफेलस होने का? मेन कारण बोल दिया कि यहाँ पे रुकावट हो जाएगा, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। दूसरा कारण बताएं कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ये हो जाएगा। तीसरा कारण बताएं कि ब्रेन और स्पाइनल कोड द्वारा भेज देना, यानी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाना। ये 3 कारण मेन है। इसका कॉजेज लिख लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स को। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम मिटाएंगे तो आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, तो देखिए अब हम लोग इसके टाइप्स को जानेंगे कि ये जो हाइड्रोसिफेलस है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका प्रकार टाइप्स हम लोग जानेंगे। एक होता है कोंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। कोंजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग
के प्रीनेटल मतलब कि बर्थ से पहले जब बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर डेवलपमेंट में बॉडी के कोई भी माल फॉर्मेशन हो जाए उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। यानी कि इसको लिखेंगे कि ये क्या हो गया भैया, माल फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, माल फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्या ऐसे कि भैया बनता कहाँ पर है, CSF वेंट्रिकल्स में। तो माल फॉर्मेशन ऑफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल एज इन प्रीनेटल डेवलपमेंटल एज के टाइम पर माल फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको बोल दिया कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड होगा कि इट अकर्स आफ्टर बर्थ, ये बर्थ के बाद होगा, इसको बोल दिया हम लोग क्या चीज़, एक्वायर्ड, इट अकर्स आफ्टर बर्थ। अब देखिए ये हो गया नॉर्मल टाइप्स। इसका मेन टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं, अब यहाँ से लिखिएगा, नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस। देखिए इस चीज़ को समझिए, नॉन कम्युनिकेटिंग, इस साफ बोल रहा है नॉन कम्युनिकेटिंग यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा भैया, तो रुकावट। और कॉजेज बताए थे रुकावट वाला, तो यही हो जाएगा। तो लिखिएगा कि इन दिस टाइप, इसमें क्या होगा, तो नो कम्युनिकेशन बिटवीन, लिखिएगा इसके अंदर, नो कम्युनिकेशन बिटवीन वेंट्रिकल्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होने का मतलब क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसी को क्या बोल दिया हम लोग, नॉन कम्युनिकेटिंग या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस, इसका पहला टाइप। दूसरा टाइप इसका लिखिएगा कि कम्युनिकेटिंग, क्या चीज़, कम्युनिकेटिंग, या फिर इसी को बोलेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि कोई भी बाधा नहीं है, कम्युनिकेशन है। तो इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल के बीच कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, कोई भी रुकावट नहीं है। ये क्या है, रुकावट नहीं है। इसको क्या बोल देंगे, कम्युनिकेशन या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब इसमें क्या होगा कि कम्युनिकेशन बिटवीन किसके है, वेंट्रिकल। तो लिखिएगा कम्युनिकेशन बिटवीन वेंट्रिकल्स और नो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। उसके बाद कम्युनिकेशन बिटवीन वेंट्रिकल्स के बाद लिखिएगा कि देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या लिखिएगा कि ये होगा भैया का है, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन। क्या होगा, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन, या फिर इसी को बोलेंगे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF का बहुत ज़्यादा बन जाना या फिर उसका रीएब्जॉर्ब नहीं होना। ये टाइप, मेन दो टाइप होता है। और टाइप से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मान लो कि दे दिया कि कोई पेशेंट है जिसका हाइड्रोसिफिलस का पेशेंट है, उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो किस टाइप का है, तो बोलेंगे कि नॉन कम्युनिकेटिंग। ध्यान से समझो, जिसमें नॉन आ जाएगा उसके ऑब्स्ट्रक्शन वाले में नॉन नहीं आएगा, और जिसके ऑब्स्ट्रक्शन वाले में नॉन आएगा उसके कम्युनिकेशन वाले में नॉन नहीं आएगा। ये ऐसे याद हमेशा के लिए होगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं, दो है ना, या तो कम्युनिकेशन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, दोनों में एक है। जमुना के अंदर एगो के अंदर नॉन आएगा, या तो कम्युनिकेशन क्या पहले आएगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन के पहले आएगा। यदि
यदि कम्युनिकेशन भी रिनन लग गया तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन भी रिनन नहीं लगेगा। ध्यान से समझो, यदि हाइड्रोसिफिलस के टाइप्स के अंदर उसके कम्युनिकेशन के पास नन लग गया तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन के पास नन नहीं लगेगा। यदि उसके ऑब्स्ट्रक्शन के पास नन लग गया तो उसके कम्युनिकेशन के पास नन नहीं लगेगा। इससे आसानी होगा याद करें में, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है कि नॉन कम्युनिकेटिंग को हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव बोल सकते हैं कि नहीं, तो दो गो नॉन एक संगे नहीं रहेगा। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये हम लोग का हो गया टाइप्स। अब जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस कि हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा इसका साइन एंड सिम्टम्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोसिफिलस। इसके अंदर सबसे पहले लिखिएगा कि बल्जिंग फोंटेल, क्या चीज़, बल्जिंग फोनाटेल्स। ये बल्जिंग फोंटेल क्या होता है इस चीज़ को समझिए। प्रोट्रूट ऑफ स्कल बोन, प्रोट्रूट ऑफ स्कल बोन कहने का मतलब कि हम लोग के ये जो मेरा स्कल बोन है ये आगे की ओर निकल जाएगा, उसी को बोल दिए बल्जिंग फोंटेल। ठीक, अगला लिखिएगा इसी में कि बल्जिंग फोंटेल के बाद विजिबल स्काल्प बोन, विजिबल स्काल बोन, SC होगा यहाँ पे, स्काल्प बोन। देखो हम लोग का नॉर्मल मान लो कि हम अपना बाल छिलवा लिए, ठीक, बाल छिलवा लिए, उसके बाद देखेंगे तो उतना अच्छा तरीका से मेरा स्काल्प का बोन विजिबल नहीं होगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा, मतलब प्रॉपर नहीं दिखेगा। लेकिन इस पेशेंट वाले में, हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में उसका स्काल्प बोन प्रॉपर तरीका से विजिबल होगा। कैसे कि अंदर से प्रेशर जनरेट हुआ है, फूलल है, फूलेगा तो बाहर से भैया वेन दिखबे करेगा। उसके बाद इसमें इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है वो होता है मैक्विन साइन। क्या होगा, मैक्विन साइन। ये मैक्विन साइन क्या होगा कि पेशेंट जो चाइल्ड होगा हाइड्रोसिफिलस वाला, उसके सर पर, उसके हेड पर क्रैक पोट लाइक, क्रैक पोट लाइक साउंड। साउंड क्या होगा भैया, सुनाई देगा। क्रैक मतलब तो फूटा हुआ और पोट मतलब घाड़ा। फूटल घाड़ा को पीटेंगे ऐसे ऐसे तो कई जैसे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से क्रैक पोट लाइक साउंड सुनाई देगा अस्कल्टेट करने पर पेशेंट के हेड पर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्विन साइन किस पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो कहा जाएगा किसके अंदर भैया, तो हाइड्रोसिफिलस के अंदर। एक और साइन आता है जिसको हम लोग कहते हैं सन सेटिंग साइन। क्या कहते हैं, सन सेटिंग साइन। अब ये सन सेटिंग साइन क्या होता है, तो मेरा नॉर्मल ये आई के अंदर जो ब्लू दिख रहा है, ब्लैक, ये हम लोग के बीच में होता है। लेकिन ये हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट के अंदर ये जो ब्लैक हम लोग का दिख रहा है ये उसका नीचे की ओर रहेगा, हमेशा नीचे की ओर रहेगा, उसी को बोलते हैं सन सेटिंग साइन। ये रिलेटेड होता है आई से। किस ले रिलेटेड होगा भैया, आई ले, इसको याद रखिएगा, सन सेटिंग साइन। उसके बाद लिखिएगा अगला इसका साइन एंड सिम्टम्स में मैक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली, मैक्रोसिफेली या फिर सिफेलस। मैक्रो का मतलब हो जाएगा मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो का मतलब लार्ज या फिर बड़ा, लार्ज, और सिफेलस का मतलब हेड, सिफेलस, सिफेलस का मतलब हेड। इसमें क्या होगा, हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में उसका जो हेड है भारी लेखा हो जाएगा, पूरा बड़ा, उसी को बोल दिए मैक्रोसिफेलस। मैक्रो मतलब बड़ा, सिफिलस का मतलब हेड, हेड साइज में बड़ा हो जाता है, उसी को बोला जाता है मैक्रोसिफिलस, जो कि हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। मैक्रोसिफिलस हो गया, सन सेटिंग साइन हो गया, मैक्विन साइन हो गया, बल्जिंग फोंटेल हो गया, विजिबल स्काल्प बोन हो गया। ये हम लोग का हो गया मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स के अंदर। अब देखो लेट साइन में क्या आएगा, इसमें लिखिएगा कि लेट साइन, लेट साइन हाइड्रोसिफिलस वाले में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें देखने के लिए मिलेगा पेशेंट जो चाइल्ड होगा वो करेगा वोमिटिंग, वोमिटिंग करेगा, अनेबल टू फीड, अनेबल टू फीड मतलब अच्छा से अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पाएगा, उसको बोल दिए अनेबल टू फीड। क्राई करेगा, क्राई,
कराई कैसा किस टाइप का करेगा, तो श्रील कराई। श्रील कराई कहने का मतलब कि पूरा कस के चिल्लाएगा, पूरा जोर से चिल्लाएगा, उसी को बोलते हैं श्रील कराई। उसके बाद लेट साइन में आएगा इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ध्यान से समझो भैया, आईसीपी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ा हुआ है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, उसी को बोल दिए इंक्रीज आईसीपी। यदि कोई पेशेंट को आईसीपी बढ़ता है तो उसका क्या साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा, तो वो तो बताएं आप लोग को कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन यहाँ पे आईसीपी इंक्रीज का एक साइन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कुशिंग ट्राइड। क्या कहते हैं, कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड। और ये कुशिंग ट्राइड क्या होता है, ट्राइड मतलब 3। कुशिंग ट्राइड में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है, इस चीज़ को लिखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम आप लोग को लिख रहे हैं कुशिंग ट्राइड। कुशिंग ट्राइड में पहला लिखिएगा ब्रेडिकार्डिया। क्या होता है कुशिंग ट्राइड में, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कहने का मतलब कि हार्ट रेट कम हो जाएगा। दूसरा लिखिएगा इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और तीसरा लिखिएगा इरेगुलर ब्रीथिंग रेट। इरेगुलर ब्रीथिंग रेट। ये हम लोग का हो गया कुशिंग ट्राइड। एक होता है वर्च्यू ट्राइड, वो हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जब हार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। कुशिंग ट्राइड क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। तो कुशिंग ट्राइड का मतलब 3, इसमें 3 चीज़ देखने के लिए मिलता है। एक मिलेगा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कहने का मतलब कि हार्ट रेट कम हो जाता है। इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर कुशिंग ट्राइड देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर हार्ट रेट कम हो जाएगा लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा। सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहेगा, उसके साथ इरेगुलर ब्रीथिंग पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बोल दिए क्या चीज़ भैया, कुशिंग ट्राइड। ये होगा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रोसिफिलस पेशेंट। अब हम लोग जानेंगे इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, साथ ही साथ जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को हम बता दें इसका डायग्नोसिस। हाँ तो देखिए अब हम लोग जानेंगे इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है। हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट को डायग्नोस कैसे करेंगे भैया। तो सबसे पहले पेशेंट आएगा तो उसका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो लिखिएगा इसमें हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आप लोग लिख लीजिएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जिसको हम लोग कहेंगे कि हेड के ग्रोथ देखेंगे। क्या देखेंगे, हेड के ग्रोथ। हेड के ग्रोथ में क्या देखेंगे कि हेड जो है सर कपार पेशेंट का वो मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर वीक बढ़ता है। हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में अगर हाइड्रोसिफिलस नहीं, अगर कोई भी पेशेंट में उसका छोट बच्चा में, हम लोग में नहीं, अब हम लोग का क्या हाइट बढ़ेगा, सर का साइज बढ़ेगा। छोट बच्चा में मोर देन 0.5 सेंटीमीटर पर वीक हेड का साइज लार्ज हो रहा है, उसको 100% कहेंगे कि इसको क्या है, हाइड्रोसिफिलस। क्यों कहेंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेड का साइज लेस देन 0.5 सेंटीमीटर पर वीक। 0.5 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ये नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल, ऐसा बढ़ना चाहिए। लेकिन मोर देन जब हो जाएगा तो कुछ ना कुछ भैया गड़बड़ी कपार के अंदर है तभी तो बढ़ रहा है। यदि गड़बड़ी नहीं रहता तो 0.5 सेंटीमीटर से कम बढ़ता है, ये नियम है। 0.5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रहा है मतलब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बढ़ रहा है तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है उसका कारण हम लोग पता करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रेनियल यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी।
क्रेनियल यूएसजी करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा कि किस किस बॉडी पार्ट को हम लोग यूएसजी करते हैं। तो जिस बॉडी पार्ट में फ्लूइड कंटेंट करता है, बॉडी हम लोग का पूरा हाथ गोड़ सब है, वह ऑर्गन जो कि फ्लूइड कंटेंट करता है, या फिर आप लोग कैसे बताएं कि वह ऑर्गन जिसके पास पानी है उसी ऑर्गन का सिर्फ हम लोग यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। अब ले जाके यूएसजी में हाथ नहीं दे देंगे कि हाथ का यूएसजी कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लूइड कंटेंट नहीं होता है। तो यूएसजी सिर्फ और सिर्फ ब्रेन या फिर क्रेनियल कैविटी या फिर एब्डोमेन का ही होता है और कोई भी पार्ट का नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही दो चीज़ है जो कि फ्लूइड कंटेंट करता है। ब्रेन क्रेनियल में क्या करेगा? सीएसएफ कंटेंट करेगा और एब्डोमेन हम लोग का फ्लूइड कंटेंट करता है, इसीलिए करेंगे क्रेनियल यूएसजी। उसके बाद करेंगे सीटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सीटी करेंगे और ब्रेन का क्या करेंगे? एमआरआई करेंगे, ब्रेन का एमआरआई करेंगे, एमआरआई ब्रेन। ये 3-4 चीज़ करेंगे जिससे हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा हाइड्रोसिफेलस। अब आइए इसका मैनेजमेंट जानते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। इसका मान लो कि मैनेजमेंट है कोई पेशेंट का, तो सबसे पहले हम लोग दवाई देंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। क्या चीज़? मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में लिखिएगा कि एक दवा देते हैं जिसका नाम है एसिटाजोलामाइड। क्या नाम है उस ड्रग का भैया? एसिटाजोलामाइड। ये तो हो गया हम लोग का कंपोजिशन नेम। इसका ब्रांड नेम आता है डाइमॉक्स के नाम से, डाइमॉक्स के नाम से, डाइमॉक्स। इसका डोज क्या होता है? ये तो टैबलेट फॉर्म में रहता है, टैबलेट फॉर्म यानी कि ओरल देंगे। कैसे देंगे? ओरल देंगे। डोज होता है 250 mg, 250 mg। अब ध्यान से समझो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब ये किस तरह से हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट में काम करता है। एसिटाजोलामाइड जिसका ब्रांड नेम है डाइमॉक्स, ओरल कैविटी से देते हैं, टैबलेट फॉर्म में आता है, डोज है 250 mg। ये काम क्या करेगा कि ये करेगा कि सिक्रेशन करेगा, फिर वहाँ से जो फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था या फिर कोई भी एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी हो रहा था उसको बाहर निकालेगा साइड से। ये क्या करेगा कि सीएसएफ को ऑब्जर्व कराएगा, एब्जॉर्ब कराएगा बॉडी में, एब्जॉर्ब कराएगा किसमें? बॉडी में। ये इसका एक्स्ट्रा काम है। अब मान लो कि जो अपने से नॉर्मल तरीका से नहीं हो रहा था, ये दवाई देने से वहाँ पर होने लगेगा। ये है एसिटाजोलामाइड का काम। और ये नहीं है कि लाइफ टाइम यही दवाई देते रहेंगे, एब्जॉर्ब होते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ही मेन मैनेजमेंट है, जिसके अंदर आप सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखिएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखिएगा कि हम लोग यूज करते हैं शंट को। किसको यूज करेंगे? शंट को, जिसका नाम होता है, एक होता है वीपी शंट। क्या होता है? एक होता है वीपी शंट और एक होता है वीए शंट। क्या होता है? वीए शंट। वीपी शंट का मतलब होता है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। और वीए शंट का मतलब होता है वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट, आर्टेरियल शंट। अब ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलस 2 होता है। पहला हो गया वीपी शंट यानी कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, दूसरा हो गया वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट। अब कहेंगे कि इसमें से हम कौन शंट का यूज करेंगे। शंट कहने का मतलब सिंपल समझो, पाइप। यहाँ पे फोटो हम जोड़ देंगे, देख लेना। शंट मतलब पाइप होता है, यहाँ से पाइप लगा के पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिए ताकि यहाँ वाला जो ऑब्स्ट्रक्शन पाइप में आपका, हम बाहर से पाइप किन के डाल रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, तो यहाँ से किन के यहाँ पे डाल दिए तो सीएसएफ यहाँ से पेरिटोनियल कैविटी में चल गया, जिसको बोल दिए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है तो उसको बोल दिए पेरिटोनियल शंट। दूसरा है वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट, मतलब कि यहाँ से निकाल के हार्ट में डाल दिया, हार्ट के राइट एट्रियम में खोस दिए पाइप ताकि यहाँ से सीएसएफ निकल कर राइट एट्रियम में जाए, उसको बोल दिए क्या चीज़? वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट। लेकिन यहाँ से एक हम क्वेश्चन बनाएंगे कि किसको ज़्यादा यूज किया जाएगा। वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट को ज़्यादा यूज करेंगे, मोस्ट कॉमन कौन यूज होता है, या फिर आर्ट्रियल वीए शंट होता है। अगर
बीपी शंट मोस्ट कॉमन होता है तो ऐसा क्यों है, और VA शंट होता है तो ऐसा क्यों है। तो ध्यान से समझो, VA शंट यानी कि वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट ये मोस्ट कॉमन यूज नहीं होता है। ध्यान से समझो, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम ब्रेन से लेकर सीधा खोस रहे हैं कहाँ पे, राइट एट्रियम में। यहाँ पे खोस रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से राइट एट्रियम के द्वारा हम लोग का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसके वजह से क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सिर्फ राइट एट्रियम में खोस दिए तो क्या होगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होगा। मान लो कि उसके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ध्यान से समझो, उसके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया और वो पाइप आ गया यहाँ पे, यहाँ से फिगर से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान लो कि ये हम लोग का ब्रेन हो गया और यहाँ पे हम लोग का मान लो कि हार्ट हो गया, यहाँ से पाइप ला दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, और ब्रेन में इन्फेक्शन है और डायरेक्ट हार्ट में जाएगा तो यहाँ पे भी इन्फेक्शन करेगा, और हार्ट क्या करेगा, पूरा शरीर में ब्लड भेज रहा है। तो ब्रेन से हार्ट में इन्फेक्शन और हार्ट पूरा शरीर में फैला दिया इन्फेक्शन को। तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे कॉपी में अपना लिख लेना कि VA शंट का यूज हम लोग नहीं ज़्यादा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं करते हैं, और इसका कोई कारण नहीं है। दूसरा चीज़, VP शंट मोस्ट कॉमन यूज होता है, ये भी लिखिएगा कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट मोस्ट कॉमन यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भैया रिस्क क्या है, यहाँ से लाए पेरिटोनियल कैविटी में सीधा डाल दिए, पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिए तो अब वहाँ पे क्या होगा भैया, हम लोग का पेरिटोनियल कैविटी वाला रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा CSF को। ये हो गया VP शंट और VA शंट। अब कोई आया तो उसको बता दिया वेंट्रिकुलोपुरल शंट, यहाँ पे लंग्स पुरल कैविटी में डाल दिया तो उसको पुरल शंट बोल दिया। लेकिन मोस्ट कॉमन शंट दो ही होता है, एक होगा VP शंट, एक होगा VA शंट। दो चीज़ और लिख लेना है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लिखना है। नर्सिंग केयर में पेशेंट को जब VP शंट या फिर VA शंट लगेगा तो वहाँ पे हेड ऑफ बेड HOB लिखते हैं, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड होगा 30 से 45 डिग्री, यानी फिर या फिर कहेंगे उसको कि पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देंगे ड्यूरिंग और आफ्टर शंटिंग के बाद। ये नर्सिंग केयर यहाँ से आता है। उसके बाद उसके हेड को एलिवेटेड रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रेशर पहले ही से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, CSF उसका बढ़ा हुआ है, और मान लो कि इसे नीचे पेशेंट का करे, हेड नीचे हुआ, पैर ऊपर हुआ, उसको क्या कहेंगे, ट्रेंडरबर्ग पोजीशन। मान लो हाइड्रोसिफिलस वाले पेशेंट को हम ट्रेंडरबर्ग पोजीशन देंगे तो उसका पहले ही से में पानी भरल है और सब पैर उड़ के और पानी भर जाएगा तो उसका और बड़ हो जाएगा सही। इसलिए हम लोग इस पेशेंट को बचाने के लिए हेड ऑफ बेड, क्या इसको लिखिएगा HOB लिखा जाता है। HOB का मतलब हेड ऑफ बेड को क्या करेंगे, एलिवेटेड करेंगे। कितना डिग्री? 30 डिग्री से 45 डिग्री। मतलब कि ये कह सकते हैं कि हम लोग पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि रिड्यूस हो, उसका स्वेलिंग रिड्यूस हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज हो, अच्छा तरीका से जो शंट लगा है उसका फ्लो अच्छा तरीका से जाकर पेरिटोनियल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाए। ये हम लोग का टोटल था हाइड्रोसिफिलस के बारे में। हम लोग जाने हाइड्रोसिफिलस क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जाने। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।